हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फसल का वर्गीकरण या क्रॉप क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं फसल क्या है, या फिर डिफिनेशन ऑफ क्रॉप, फसल किसे कहते हैं, या फिर फसल की परिभाषा। तो ठीक है, फसल का जो आशय है या फसल से आशय उन पौधों से है। ठीक है, फसल से आशय उन पौधों से है जिन्हें मनुष्य क्या करते हैं, जिन्हें मनुष्य अपनी आर्थिक, ठीक है, जिन्हें मनुष्य क्या करता है, अपनी आर्थिक जो है, अपनी आर्थिक उद्देश्यों के लिए बुआई करता है एवं उसको काटता है। देखिए, फसल का मतलब वह होता है कि फसल का आशय उन पौधों से है जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए जिनकी बुआई करता है, कटाई करता है और उसको अपने खाने के रूप में उससे अन्न प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम फसलों के वर्गीकरण में, कि जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिस पे हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में, या फसलों का वर्गीकरण क्या क्या है, तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फसलों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, जो फसलों का वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया जाता है, सबका अलग अलग से। तो यहाँ पे एक किसान द्वारा, व्यापारी द्वारा, एग्रोनॉमिस्ट यानी शास्त्रविदों द्वारा, और वैज्ञानिकों द्वारा, वनस्पति विद्यों द्वारा, उपभोक्ता द्वारा और तकनीकी विद्यों द्वारा, एवं उनके अपने अलग अलग हिसाब से, उनके अपने अपने सुविधा के अनुसार जो है अलग अलग तरीके से इनको फसल को वर्गीकृत किया गया। देखिए, फसल का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, या फसल का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो फसल का क्लासिफिकेशन है, इसे कई तरीकों से, अलग अलग तरीकों से किया गया। किसान के द्वारा अलग किया गया है, शास्त्र विद्यों द्वारा अलग किया गया है, तकनीकी विद्यों द्वारा अलग किया गया है। मतलब सब लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया है, या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है उनके अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, आगे हम बात करें तो फसल का जो वर्गीकरण है वो 6 प्रकार से किया जाता है, या 6 आधार पे किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो जो किया जाता है फसल का वर्गीकरण, उनकी बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन या फिर वानस्पतिक वर्गीकरण। वहीं दूसरा बात करें तो शास्त्रीय या आधारी वर्गीकरण। देखिए, पहला जो है वनस्पतिक यानी पौधों के जो वनस्पतिक वृद्धि विकास है, पौधों का तना है, पत्ती है, उसके आधार पे किया गया। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया शास्त्रीय या फिर आर्थिक आधार पे किया गया, कि पौधों को आर्थिक आधार या शास्त्रीय आधार पे किया गया। तीसरा है मौसमी वर्गीकरण, मौसम के अनुसार किया गया। चौथा है अवधि या उम्र के अनुसार जो है इसका वर्गीकरण किया गया। और विशेष उद्देश्य वर्गीकरण जो है, स्पेशल पर्पज क्लासिफिकेशन, 5 नंबर पे जो 5वां नंबर किया गया वो था विशेष उद्देश्य वर्गीकरण। ठीक है, और कृषि के महत्व के आधार पे भी वर्गीकरण किया गया। ठीक है, बात करें कृषि के महत्व के आधार पे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले इसमें बात करें वनस्पतिक वर्गीकरण या फिर बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इस वर्गीकरण में फसलों या फिर पौधों को उनके वनस्पति कुल के आधार पे, किसके आधार पे, जो उनके फैमिली है, फैमिली के आधार पे क्या है, वर्गीकृत किया गया है। कैसे किया गया है? देखिए, वनस्पतिक वर्गीकरण का मतलब है कि जो पौधे हैं, जो फसल है, उनको उनके फैमिली या कुल के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया। अब कैसे किया गया उसको समझते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, कि जैसे कुल की बात करें तो ग्रेमिनी या पोएसी, ठीक है, ये हो गई फैमिली। ठीक, ये फैमिली हो गई। ठीक, ये ग्रेमनी या पोएसी फैमिली हो गई। इस फैमिली के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, कोकून, और गन्ना हो गया, नेपियर घास, गिनी घास, पैरा घास आदि जो है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रेमनी या फिर पोएसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ग्रेमनी या पोएसी फुल फैमिली के अंतर्गत। वहीं बात करें लेगुमिनेशी की, ठीक है, ये लेगुमिनेशी कुल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, क्योंकि सवाल ऐसा भी कभी कभी बनता है कि लेगुमिनेसी कुल की कौन कौन सी फसलें हैं, या फिर लेगुमिनेसी कुल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो जैसा देख रहे हैं सामने की, चना हो गया, बरबटी हो गया, अरहर, उड़द, मूंग, ग्वार और बरसीम हो गया, लूसर्न हो गया, और क्या कहते हैं सोयाबीन, मटर, मूंगफली,
आदि जो कुछ फसलें हैं वो लेगुमिनेसी कुल में आती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि लेगुमिनेसी कुल में जितनी भी फसलें आती हैं वो दलहनी फसलें होती हैं। लगभग जो है सारी दलहनी फसलें किस में आती हैं, लेगुमिनेसी कुल में आती हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी ध्यान में रखा जा सकता है कि जो लेगुमिनेसी कुल होता है उसके अंतर्गत जो है दलहनी फसलें आती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम क्रूसीफेरी फैमिली की। क्रूसीफेरी फैमिली या फिर कुल की बात करेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो क्रूसीफेरी में आपका आता है सरसों हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, सलजम, उसके बाद मूली, तोरिया, रई आदि जो है कुछ फसलें हैं जो क्रूसीफेरी के अंतर्गत आती हैं। आगे हम बात करें तो सोलेनेसी कुल में, तो सोलेनेसी कुल में जो कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो सोलेनेसी में हो गया आलू हो गया, मिर्च हो गया, तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया और बैगन भी इसी में आता है। ठीक है, जो बैगन होता है बैगन भी सोलेनेसी कुल में आता है। तो सोलेनेसी कुल में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो आलू हो गया, बैगन हो गया, मिर्च, तंबाकू, टमाटर, कुछ फसलें जो हैं ये सोलेनेसी में आते हैं। आगे हम बात करें मालवेसी कुल की, तो मालवेसी में कपास, पटसन और भिंडी आती है। ठीक है, कौन कौन सी फसलें आती हैं, कपास, पटसन और भिंडी जो है ये सारी फसलें आती हैं मालवेसी कुल के अंतर्गत। आगे हम बात करेंगे शासी या आधारी शासी या फिर आर्थिक वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा जो एग्रोनॉमिस्ट या फिर इकोनॉमिक जो है एग्रोनॉमिस्ट या फिर इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस वर्गीकरण को शासी, एग्रोनॉमिकल या फिर जो है इकोनॉमिकल जो है वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फसलों को उनके आर्थिक उपयोग के आधार पे जो है निम्न भागों में बांटते हैं। जैसे कि अन्य वाली फसलें हो गई, सबसे पहले सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो अन्य वाली फसलें तो ये जो है घास या फिर ग्रेमनी कुल की होती हैं। अन्य वाली फसलें जो भी हैं ये ग्रेमनी कुल से बिलोंग करती हैं, जो खाने के काम में आती हैं। अब जैसे कि इसमें बात करें गेहूँ, जौ, जई, ज्वार, बाजरा आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जो जिन्हें अन्य वाली फसलें कहते हैं या फिर ये घास कुल से बिलोंग करती हैं। आगे बात करें धान्य फसलें, मिलेट्स, तो ये मोटे प्रकार के अन्य वाली फसलें होती हैं। देखिए अन्य मिलेट या फिर जिसे धान्य फसलें कहते हैं ये मोटे दाने वाले होते हैं। मोटे दाने वाले अन्य फसलें होती हैं, अन्य फसलें होती हैं। ठीक है, जो हल्की मिट्टियों में, किस प्रकार की, हल्की मिट्टियों में एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, जो धान्य प्रकार की फसलें होती हैं इनको कम पानी की आवश्यकता होती है और ये हल्की मिट्टी में और जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है जो धान्य फसलें हैं, धान्य फसलें इन्हें हल्की मिट्टियों एवं कम वर्षा वाले दशाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। अब जैसे बात करें कौन कौन सी फसलें हैं, तो ज्वार, बाजरा एवं लघु धान्य की फसलें, आगे कोदो, कुटकी, रागी, सांवा एवं कुकुन आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जो धान्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करें हम तो दाल वाली फसलों की या फिर पल्स क्रॉप जिसे कहते हैं, तो इन फसलों के बीज को दाल के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए जो दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलों के जो बीज होते हैं उनको दालों के रूप में अपने दैनिक आहार में उपयोग करते हैं, जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया। ठीक है, और ये जो दलहनी फसलें होती हैं मटर, अरहर, चना, मसूर, इनमें जो है जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो मटर, चना, अरहर और उड़द, मूंग, मसूर आदि जो है कुछ फसलें हैं जिन्हें दलहनी फसलें कहते हैं। आगे बात करेंगे हम तेल वाली फसलें या फिर ऑयल सीड क्रॉप की, तो इन फसलों के बीजों या फिर इन फसलों के बीजों से तेल प्राप्त होता है। जो तेल वाली फसलें होती हैं इनके बीजों द्वारा तेल निकाला जाता है और जो प्राप्त तेल होता है उसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे औद्योगिक उत्पादों के रूप में भी इनका जो है उत्पादन किया जाता है। इस वर्ग की सभी दलहनी या फिर अदलहनी फसलें सम्मिलित हैं। जो तेल वाली फसलें होती हैं ये दोनों प्रकार की फसलें इसी में इसके अंतर्गत आती हैं जिसके बीज से तेल प्राप्त होता है। अब जैसे राम तिल हो गया, सरसों तिल और तोरिया, राई, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन और कुसुम, आरंडी एवं मूंगफली आदि ये जो है तेल वाली फसलें होती हैं जिनके बीजों द्वारा क्या करते हैं, तेल को निकाला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रेशे वाली फसलों की या फाइबर क्रॉप्स की।
तो इस वर्ग की जो फसलें होती हैं उनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, फाइबर प्राप्त होता है, और इन फाइबर का उपयोग जो है बोरे, टाट और जीवन में अन्य जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनको बनाने में किया जाता है। ठीक है, और ये जो रेशा प्राप्त होता है, कौन कौन सी फसलों से रेशा प्राप्त होता है, तो कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन, सनई, अलसी आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके द्वारा जो है रेशा जो है प्राप्त होता है, फाइबर प्राप्त होता है। इस फाइबर का उपयोग जो है कपड़ा, रस्सी, टाट आदि बनाने में किया जाता है। आगे बात करें शर्करा वाली या फिर शुगर क्रॉप्स की, तो शुगर क्रॉप्स या फिर शर्करा फसलें में तो ऐसी फसलें जिनके जड़ों एवं तनों में शर्करा की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? शर्करा का संग्रह होता है, जिससे शर्करा या फिर चीनी बनाई जाती है। अब इस वर्ग में चीनी बनाने के लिए सिर्फ दो जो शर्करा वाली फसलें हैं वो दो फसलें हैं, एक चुकंदर हो गया और दूसरा जो है गन्ना हो गया, जिनके द्वारा क्या करते हैं, जिनके द्वारा हमें चीनी की प्राप्ति होती है, फिर चीनी जो है प्राप्त होती है। आगे बात करें हम तो चारे वाली फसलों की या फिर फोडर क्रॉप जिसे कहते हैं। फोडर क्रॉप या चारे वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो फोडर क्रॉप या फिर चारे वाली फसलें वे फसलें हैं जिन्हें हमें पशुओं को क्या करते हैं, चारा के रूप में उपलब्ध होता है। ये वो फसलें हैं जिनसे हमें पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है, और उत्पादित चारे को पशुओं को हरा अथवा सूखा दोनों रूप में क्या करता है, खिलाया जा सकता है। इस वर्ग में आने वाली फसलें प्रमुख हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, नेपियर एवं सूडान घास, बरसीम घास, लोबिया, मोठ, मकचरी, जई एवं विभिन्न प्रकार की जो घास वाली फसलें हैं, और जो घास होती हैं जो पशुओं को खिलाया जाता है, हरा चारा, चारे वाली फसल इसके अंतर्गत आती हैं। आगे बात करें रंग वाली फसलों की, तो जिन फसलों से रंगों की प्राप्ति होती है। किससे? रंग वाली फसलें कौन होती हैं? तो ऐसी फसलें जिनके द्वारा हमें रंग की प्राप्ति होती है, रंग देने वाली फसलें कहते हैं। अब जैसे नील हो गया, रंगीन कुसुम हो गया, जो है ये दो किस्में हैं, या फिर रंग की रंग प्राप्त करने वाली दो प्रमुख फसल है। ठीक है, ये दो प्रमुख फसल है जिनसे रंग प्राप्त होता है। आगे हम बात करें जड़ वाली फसलों की, ठीक है, रूट्स क्रॉप। तो इस वर्ग में अपनी जड़ों में भोज्य पदार्थ का, इस वर्ग की जो फसलें होती हैं वो अपनी जड़ों में भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं, और इन्हें भोज्य पदार्थ संचित जड़ों का आर्थिक महत्व होता है। इन फसलों को जड़ वाली फसलों की श्रेणी में रखा गया है। अब इन फसलों को किस में रखा गया? देखिए, जड़ वाली फसलें, जो जड़ वाली फसलें होती हैं इनके जो भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं अपनी जड़ों में, और इनकी जड़ों का जो है आर्थिक महत्व होता है। इस प्रकार की फसलों में फसलों की श्रेणी में जैसा कि गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम, चुकंदर, टोपियोका और शकरकंद आदि फसलें प्रमुख फसलें हैं। आगे बात करें कंद वाली फसलों की, तो ऐसी फसलें जिनके कंद आर्थिक रूप से महत्व रखते हैं और इन फसलों का तना कंद के रूप में रूपांतरित होता है, जैसे आलू, जिमी कंद, अरबी, इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। क्या है? इस वर्ग की प्रमुख फसलें। कंद वाली फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपसे सवाल ये भी बनता है कि कुछ कंद वाली फसलों की या फिर ट्यूबर क्रॉप्स का नाम बताइए। तो ट्यूबर क्रॉप्स जो होती हैं कंद वाली फसलें, आलू हो गया, जिमी कंद हो गया, अरबी हो गया, ठीक है, ये क्या होता है? कंद वाली फसलें कहलाती हैं। आगे बात करें सब्जी वाली फसलें, वेजिटेबल्स क्रॉप की बात करें, तो वे फसलें जिनका उपयोग मनुष्य अपने आहार में सब्जी के रूप में करता है। ठीक है, सब्जी वाली फसलें जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, तो वे फसलें जिनका मनुष्य जो है जिनका उपयोग अपने आहार के रूप में सब्जी के रूप में करता है, ये फसलें जल्दी नष्ट हो जाती हैं, होने वाली होती हैं, और इन फसलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है, या फिर इनको बहुत लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि बैगन हो गया, टमाटर, गोभी, भिंडी, करेला आदि जो है प्रमुख सब्जी की फसलें हैं। आगे बात करें हम फल वाली फसलों की या फ्रूट क्रॉप्स की, तो इस वर्ग की जो प्रमुख फसलें हैं जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी और सिंघाड़ा आदि जो है कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें फल वाली फसलें कहते हैं। आगे की बात करें तो आगे जो है उद्दीपक फसलें आती हैं। उद्दीपक फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग करने से शरीर में उद्दीपन की प्राप्ति होती है,
तो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन वाली फसलें कहते हैं। कौन कौन सी है इस वर्ग की प्रमुख फसलें? अफीम हो गया, गांजा हो गया, और अफीम हो गया, तंबाकू हो गया, और कॉफ़ी हो गई, भांग हो गया, चाय हो गया, आदि जो है उद्दीपक फसलें होती हैं। आगे हम बात करें मसाले की फसलों की, तो इस फसलों का उपयोग खाने के साथ या खाद्यों के साथ उपयोग किया जाता है, फिर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मिर्च हो गया, धनिया हो गया, हल्दी हो गई, अदरक, प्याज, लहसुन और तेजपत्ता आदि जो है प्रमुख इस वर्ग की फसलें हैं जो मसाले वर्ग में आती हैं। आगे हम बात करें औषधि एवं सुगंधी, मेडिसिनल एवं एरोमेटिक क्रॉप्स की, तो औषधि फसलें, इन फसलों को विभिन्न जीवन उपयोगी दवाओं में प्रयोग में लाई जाती हैं, दवाएं बनाई जाती हैं। इस वर्ग की प्रमुख फसलें पुदीना, अदरक, हल्दी आदि हैं। दूसरा है सुगंधित फसलें, लेमन ग्रास, पिपरमिंट और सिट्रोना ग्रास आदि जो है सुगंधित फसलें होती है। देखिए, औषधि फसलें और सुगंधित फसलें ऐसी जो फसलें हैं, ऐसी फसलें जिनसे जो औषधि होती हैं, जिनसे हमें औषधि की प्राप्ति होती है, उन औषधियों से हम कुछ दवाएं बनाते हैं, उन्हें औषधि पौधे कहते हैं। और उसके बाद जो सुगंधित पौधे होते हैं जिनके द्वारा जो है जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, पिपरमिंट हो गया, जिसके द्वारा हमें जिसे हम सुगंधित फसलें कहते हैं। आगे हम बात करें रोपड़ फसलें की, तो रोपड़ फसलें जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं वो होती हैं चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रोपड़ फसलें या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। देखिए, हमने जो डिस्कस किया क्या कहते हैं, फसल का वर्गीकरण, ठीक है, फसलों के वर्गीकरण, उसमें हमने दो चीज़ के बारे में, दो तथ्य के बारे में डिस्कस किया। पहला था हमने जो है वनस्पतिक और दूसरा जो है शासी या फिर आर्थिक आधार पे वर्गीकरण के बारे में हमने समझा। बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जो तथ्य हैं, बिंदु हैं, उसको जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं हम। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।